हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। मैं हूँ शोभा मैम। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके सीबीएसई क्लास 10 का सिविक्स का चैप्टर 3। यस, द चैप्टर इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो आइए इस टॉपिक को हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन डिटेल में एक्सप्लोर करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ स्टूडेंट, कि आज इस टॉपिक में हम पूरा का पूरा चैप्टर एक बार जो है पूरी तरह से स्टडी करेंगे, जो कि आपके 2025 के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आज आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। हाँ, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको पता है हमारे समाज में कितनी तरह की डाइवर्सिटी है? ऑब्वियसली आपने इस टॉपिक को क्लास 6 में पढ़ा होगा। हमने देखा लैंग्वेज बेस्ड डाइवर्सिटी, कल्चरल बेस्ड डाइवर्सिटी, रिलीजियस बेस्ड डाइवर्सिटी, राइट, जिसे कभी कभी हम डिफरेंसेस के रूप में भी देखते हैं। तो राइट, तो सोशल डिफरेंसेस की ही आज हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपको लगता है कि सोशल डिफरेंसेस यानी कि इंडियन सोसाइटी पे जो डिफरेंसेस है, क्या वो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, या फिर इन डिफरेंसेस को डिस्कस करना हमारे देश की डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाता है? राइट, तो आज इस टॉपिक में हम सबसे पहले जाने इन अलग अलग तरह के डिफरेंसेस के बारे में और उसके बाद उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं about the social differences that exist in Indian society. Right? वो डिफरेंस जो हमारे इंडियन सोसाइटी पे है, what is that? That is gender based differences, right? That is gender based discrimination. What is the second one? Second difference क्या है स्टूडेंट? Second difference है religious differences in our society. अब next one which is also very important, that is caste. तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों से ही रिलेटेड सारे पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट व्हाट? अबाउट द जेंडर डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी। तो अगर हम इंडियन सोसाइटी में जेंडर डिफरेंसेस के बारे में बात करें, तो ये जो जेंडर डिफरेंसेस जो है खास करके किसके बीच में? दैट इज द डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन गर्ल एंड बॉय चाइल्ड, राइट? लड़के और लड़कियों के बीच में जो डिफरेंसेस हम करते हैं, दैट इज जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस। ओके, तो सबसे पहले जाने कि आखिर ये जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस है क्या। तो अगर हम जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस को डिस्कस करें, तो दिस इज हायरार्किकल सोशल डिवीजन। आप पॉइंट बनाते जाइएगा। अगर आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई पूछे तो आप आंसर दे पाए कि आखिर ये जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस है क्या। तो ये एक हायरार्किकल है। हायरार्किकल का मतलब लेवल बेस्ड होता है, ठीक है, लेवल बेस्ड होता है। और ये जो जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस है, ये आपको भारत के हर जगह पे देखने के लिए मिलेगा, और भारत ही नहीं बल्कि ये वर्ल्ड में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। लोगों का ये मानना है कि भाई हम लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव करते हैं तो नेचुरल है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। ये तो अनचेंजेबल है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। लेकिन क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो हम डिफरेंसेस करते हैं, क्या ये नेचुरल है या अनचेंजेबल है? क्या हम उन दोनों को इक्वल नहीं मान सकते हैं? तो इन पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जाने, क्या ये बायोलॉजिकल बेस्ड है? तो आंसर इसमें भी आता है कि नहीं, ये बायोलॉजिकल बेस्ड भी नहीं है। अगर ये बायोलॉजिकल बेस्ड नहीं है, तो फिर आखिर ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके सोशल एक्सपेक्टेशंस पर। और आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिलेटेड विद स्टीरियोटाइप्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस पर डिपेंड करता है? सोशल एक्सपेक्टेशंस पर, और एक तरह का स्टीरियोटाइप जो बना रखा है हमने। अब ये स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है? सोशल एक्सपेक्टेशंस तो हमें पता है कि समाज एक लड़के से अलग एक्सपेक्टेशन करता है, एक लड़की से अलग एक्सपेक्टेशंस करता है। एंड व्हाट अबाउट दिस स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप का मतलब होता है कि आपके
किसी व्यक्ति को एक फिक्स इमेज में डाल दिया है, उसको फिक्स करके रख दिया है कि अगर ये लड़का है तो इसे ऐसा होना है, अगर ये लड़की है तो इसे ऐसे होना है। एक पर्टिकुलर पॉइंट में हमने इन्हें फिक्स करके रखा है, राइट। तो ये है आपका जेंडर डिफरेंसेस। नाउ पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिवीजन। अब ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिवीजन किसके बीच में, और आखिर जब हम पब्लिक वर्सेस प्राइवेट यानी कि सोशल लाइफ, बाहरी जगत, पब्लिक जब लाइफ होता है तब हम घर से बाहर निकल कर काम करते हैं, और प्राइवेट जब होता है तो हम अपने घरेलू काम करते हैं, राइट। तो ये हो गया पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। तो अब फिर हम ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिवीजन भी किसके बीच में करते हैं? पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिवीजन हम करते हैं एक लड़के और एक लड़की के बीच में। तो अब ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिवीजन एक्चुअली क्या है, हम इसमें क्या देख रहे हैं? हम इसमें एक्चुअली स्टडी करते हैं सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। अब ये सोशल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? क्या समाज के हिसाब से क्या हम लेबर को भी डिवाइड कर रहे हैं? तो सबसे पहले इसे डिटेल में जानते हैं। सोशल डिवीजन ऑफ लेबर में आपका सबसे पहला पॉइंट है अबाउट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमेन, कि अगर एक लड़की है, अगर एक महिला है तो उसे क्या काम करना चाहिए, क्या काम उसके लिए बेस्ट सुटेबल है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम पहले देखते हैं कि आखिर एक लड़की के रूप में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी एक महिला को निभानी पड़ती है। उसे अपने घर के सारे काम करने पड़ते हैं, राइट। घर की सारी जिम्मेदारी एक लड़की की, चाहे वो बच्चे को बड़ा करना हो, चाहे घर के सारे काम करने हो, राइट, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ, वॉशिंग यूटेंसिल्स, राइट, बच्चे को बड़ा करना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी? एक लड़की की, राइट। तो ये हो गया एक बच्ची की, एक लड़की की, जिसके दिमाग में जब वो बड़ी होने लगती है तब से उसे डाला जाता है तुम्हें घर के पूरे काम करने पड़ेंगे, तुम्हें आगे जाकर के अपने बच्चे को बड़ा करना है, उसकी परवरिश करनी है। तो हमने शुरू से ही लड़की के दिमाग में ये चीज डालना शुरू कर देते हैं, राइट। हमारी सोसाइटी यही एक्सपेक्ट भी करती है कि अगर एक लड़की है तो एक आदर्श लड़की कैसी होनी चाहिए, वो घर के सारे काम करने वाली होनी चाहिए, वो अपने बच्चों की अच्छी देखरेख करने वाली होनी चाहिए, राइट। तो ये है मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमेन कि उसे घर के पूरे काम करने हैं, उसे अपने बच्चों की देखरेख करनी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट व्हाट? नेक्स्ट वन इज अबाउट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन। एक लड़के के रूप में एक लड़के की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो अगर हम लड़के की मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी माने तो ये मानना है कि भाई उसको तो ऑफिस जाना है, राइट, उसकी घर के काम नहीं करना है, उसे ऑफिस आना है, ऑफिस की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी है, पैसे कमा के लाना है और घर चलाना है, राइट। तो ये हो गया लड़के की जिम्मेदारी। और तब इस पार्ट में हमने ये देखा कि लड़कियों के लिए एक तरफ एक पूरा ही काम जो सौंपा गया वो पूरी तरह से अलग, और लड़के के लिए एक काम पूरी तरह से अलग, राइट। तो क्या लगता है कि लड़के जो है वो घर का काम नहीं करते हैं या करना नहीं चाहते हैं या फिर क्या है? तो अगर हम बात करें अबाउट व्हेन अ मैन कैन डू अ हाउसहोल्ड वर्क, तो हमने कई बार देखा है लड़कों को कि वो हाउसहोल्ड वर्क करते हैं, लेकिन आखिर ये हाउसहोल्ड वर्क वो कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं? तो भाई ये हाउसहोल्ड वर्क वो तभी करते हैं व्हेन दे आर गेटिंग सैलरी फॉर दिस। लेकिन एक लड़की अपने घर पे जब यही सारे काम करती है तो उनको सैलरी नहीं मिलती है, और इवन उसके काम को ना ही उतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, घर का ही काम है बस यही कह के नकार दिया जाता है, राइट। तो आखिर लड़के का भी ये काम करते हैं और कहाँ करते हैं? तो लड़के भी हाउसहोल्ड काम करते हैं, लेकिन तब करते हैं when they are getting salary for this, ओके। जैसे कि आपने एक लड़के को टेलर के रूप में देखा होगा, एक लड़के को आपने एक कुक के रूप में या शेफ के रूप में देखा होगा। लड़कियां भी खाना बनाती हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को आप घर पे खाना बनाते देखेंगे, लड़कों को नहीं। और लड़के जो है यही काम जो है बाहर करते हैं जब उनको इनके लिए सैलरीज दी जाती है, क्लियर। तो ये हो गया लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्यों? अब क्या लगता है कि जब लड़के ये काम बाहर करते हैं, जब उनको इसके लिए सैलरी मिलती है, तो क्या लड़कियां ये काम पेड वर्क नहीं करती है? क्या लड़कियां ऐसा कोई भी काम नहीं करती जिससे उनको सैलरी मिले?
तो भाई लड़कियां भी तो आज के टाइम पे ये सारी काम करती हैं जिससे उनको सैलरी मिलनी चाहिए, राइट। तो लड़कियां भी वो इम्पोर्टेंट काम करती हैं जिनसे उनको सैलरी मिलती है। लेकिन कई काम ऐसी भी हैं जो लड़कियां कर तो रही है लेकिन उनको जो उसमें उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। जैसे कि अगर हम गांव की बात करें, विलेज के बारे में बात करें, तो विलेज में अधिकतर आपने एक महिला को किस रूप में देखा है? एक महिला को आपने देखा है कि वो पानी भरने जाती है, बहुत दूर से पानी भरकर लेकर आती है, फ्यूल कलेक्ट करती है और फील्ड में भी काम करती है, ठीक है। तो इनमें से ये दो काम जो है ना, ये पेड वर्क में नहीं आता है। हाँ, लेकिन जब वो फील्ड में काम करती है, वो भी जब दूसरों के फील्ड पे काम करती है एज ए लेबर, तब जाकर उसको जो है पेमेंट मिलता है। तो ये तो हो गया गांव के महिलाओं के बारे में। अब बात करते हैं अबाउट द वुमेन इन द अर्बन एरियाज। आखिर महिलाएं अर्बन एरियाज में किस तरह से काम कर रही हैं? तो अर्बन एरियाज में अगर हम देखें, पुअर वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक हेल्पर। जो गरीब महिलाएं होती हैं, खासकर जो कम पढ़ी लिखी होती है, वो जो है खासकर डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती है, ठीक है। और वहीं जो कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी होती है या अगर वो स्किल्ड होती है, तो वो आज के टाइम पर ऑफिसेस में भी काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पर ऑफिसेस में भी काम करने के लिए पहुंचते हैं, यानी महिलाएं भी जो है आज के टाइम पर ऑफिस का काम कर रही है। लेकिन फिर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर सामने आता है कि जब महिला घर के बाहर के काम कर रही है, वापस आकर उनको अपने घर के भी पूरे काम वैसे ही करने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर वो महिला घर वापस आती है तो उनको घर के पूरे काम एज इट इज करने पड़ते हैं, क्योंकि वो घर का काम भी उसी की जिम्मेदारी है, भले वो कमाने जाए या कमाने ना जाए। ओके नाउ, तो अब आई थिंक कि आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर? तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज दिस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर? इट इज अ सिस्टम in which all work inside the home is either done by whom, either done by a woman of the family or organized by them through what? Through the domestic helper. जो उनके घर पे काम करने के लिए आते हैं, वो सारे लोग जो है उनको हेल्प करते हैं, right? It is a system in which all work inside the home is done by whom? By women of the family or organized by them through what? Through the domestic helpers. Okay? तो आई होप कि इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। Now अब बात करते हैं कि आखिर जब ये सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है तो इसका आउटकम क्या है? क्या इसका आउटकम बहुत अच्छा है या इसका आउटकम किसी को पूरी तरह से समाज से हटाकर रख देना? तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं या वर्ल्ड सोसाइटी की बात करते हैं, हर जगह आपको इस तरह का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलता है। और महिलाएं जो है ना, इस पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हमने महिलाओं की जो लाइफ है उसे हमने पब्लिक लाइफ से दूर करके रख दिया है। और स्पेशली जो पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा मेल लीडर्स देखने के लिए मिलते हैं, मेल नेता देखने के लिए मिलते हैं, पुरुष प्रधान सोसाइटी, राइट। पॉलिटिक्स में महिलाओं का रोल मिनिमल, समाज में आगे जाकर अपनी बातों को रखने के लिए भी महिलाओं का रोल जो है आपको मिनिमल देखने के लिए मिलता है। बहुत कम महिलाएं जो है अपनी बातें समाज के सामने रख भी पाती है। आज के दौर पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो दिस इज द आउटकम। इसका और एक आउटकम क्या है? इसका नेक्स्ट आउटकम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो स्टूडेंट आखिर ये फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फेमिनिस्ट मूवमेंट? तो फेमिनिस्ट मूवमेंट यानी महिलाओं के अधिकार की लड़ाई। तो आखिर महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ना क्यों शुरू किया, बोलना क्यों शुरू किया? बिकॉज ऑफ दी सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। जहाँ हमने समाज में महिला और पुरुष को अलग अलग बांट रखा है,
लड़की को अलग, लड़के को अलग अपब्रिंगिंग देते हैं हम। लड़की को बोलते हैं भाई आप गुड़िया से खेलो, लड़कों को बोलते हैं हम आप कार से खेलो। लेकिन वही लड़की अगर कार चलाने मांगती है, अगर खिलौने के रूप में, बोलेंगे अरे तुम लड़का हो क्या, राइट। तो हमने पहले से ही लड़के लड़कियों के दिमाग में ये चीज डाल रखा है, और आगे जाकर जिसकी वजह से लड़कियां पब्लिक लाइफ में अपनी बातें नहीं रख पाती हैं, उनका समाज में इक्वल राइट्स भी नहीं होता है। तो महिलाओं ने इन्हीं सारे डिवीजन की वजह से अपने लिए इक्वल राइट्स का डिमांड करना शुरू किया वर्ल्ड के हर एक कोने में, राइट। आपको अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे महिलाओं के इक्वल राइट्स की लड़ाई देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा महिलाओं ने डिमांड किया कि उनको भी वोटिंग राइट्स मिले। हमारे देश की कहानी एक्सेप्शनल है कि आजादी के तुरंत बाद हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन जिस समय हमारे देश में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला, उस समय तक वर्ल्ड के कुछ ऐसे भी देश थे जहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं था। आप अमेरिका की बात कर लीजिए, फ्रांस की बात कर लीजिए, जहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जहाँ से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी का कॉन्सेप्ट आया, उसी देश ने अपनी महिलाओं को वोटिंग राइट्स बहुत बाद में जाकर के दिया। लेकिन इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, हमारे देश में ये चीज शुरू से ही हुआ। आजादी के बाद हमने अपने देश में महिलाओं को इक्वल राइट्स तो दिया, और साथ ही साथ पॉलिटिकल फील्ड में भी इक्वल राइट्स या वोटिंग राइट्स महिलाओं को दिया। And these agitations demanding enhancing of political and legal status, यानी equal rights, voting rights to women, political and legal status of a woman, कि politically भी लड़कियां जो है बाहर आए, वो भी अपनी बातें रख पाए, वो भी समाज के लिए काम कर पाए, उनको भी लीगल स्टेटस मिलना है, वो अपने लिए जो डिसीजन लेना चाहती है उस पे बाहरी किसी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ना उसके पिता का ना उसके पति का, राइट। एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशन, कई सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाने की वजह से उनको अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है। तो लड़कियां भी चाहती है कि क्यों नहीं गर्ल चाइल्ड को भी इक्वल एजुकेशन मिले, क्यों नहीं उनको कैरियर में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। 18 साल की उम्र होते होते क्यों उनको ये कहा जाता है कि इनकी शादी करा दी जाए, वो भी अपना कैरियर बनाना चाहती है, आज की लड़कियां पढ़ना चाहती है। तो इन सारी चीजों को लेकर के वर्ल्ड लेवल में जो प्रोटेस्ट हुआ, इसी प्रोटेस्ट को आपका कहा गया है फेमिनिस्ट मूवमेंट। ओके, तो एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं कि हमने इस टॉपिक में फेमिनिज्म में क्या देखा। Feminism actually related with the woman, which actually asking for the equal rights of the woman in family, in society, in political field, in legal field as well, right? कि हर जगह महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, महिलाओं को उनके एजुकेशन में इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें भी अपने कैरियर को बिल्डअप करने की अपॉर्चुनिटी इक्वली लड़कों के जैसे मिलनी चाहिए। वो खाली घरेलू काम में अपने आप को बंद करके नहीं रखना चाहती। और जब इन्हीं अधिकारों की लड़ाई हुई तो इन अधिकारों की लड़ाई को कहा गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। ओके, अब बात करते हैं वर्ल्ड के ऐसी कुछ कंट्रीज जहां पर महिलाओं का पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा देश है आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यानी कि स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, राइट। दिस इज नॉर्वे, दिस इज स्वीडन एंड दिस इज फिनलैंड। ओके, तो स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड जहां पर सबसे ज्यादा महिलाएं जो है पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करती है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू, स्पेशली एमसीक्यू में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द कंट्री वेयर द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। या तो आपसे पूछा जाएगा अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट व्हाट। तो अब तक हमने जनरली देखा और कि आखिर ये जेंडर डिवीजन क्या है, समाज में लड़कों और लड़कियों के बीच में किस तरह के डिवीजन किए जाते हैं, डिफरेंसेस किए जाते हैं। और ये भी देखा कि वर्ल्ड लेवल में कई ऐसे देश है जहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। नाउ टॉकिंग अबाउट वुमेन्स कंडीशन इन आवर कंट्री।
हमारे देश में महिलाओं का कंडीशन कैसा है बच्चों? तो अगर हम हमारे देश में महिलाओं की कंडीशन के बारे में बात करें तो हमारे देश में आज भी महिलाएं जो है पुरुषों से बहुत पीछे हैं। Our society is still a male-dominated society, and when this is a male-dominated society, this type of society is called patriarchal society, right? So a male-dominated society is called what? A male-dominated society is called a patriarchal society. तो हमारे देश में महिलाओं की कंडीशन क्या है? Women still lag much behind men, despite some improvement since independence. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, आजादी के तुरंत बाद हमारे देश में महिलाओं को वोटिंग राइट मिल गया, लेकिन क्या लगता है कि खाली वोटिंग राइट मिल जाने से ही कंडीशन इंप्रूव हो जाता है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए आज भी हमारे देश में महिलाएं पुरुषों से कई क्षेत्रों में पीछे है, राइट? और साथ ही साथ हमारी सोसाइटी आज भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, राइट? नाउ अब बात करते हैं कि आखिर हमारे देश में या फिर वर्ल्ड लेवल में भी अगर हम देखें तो महिलाएं किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, किस तरह के डिसएडवांटेजेस का महिलाओं को सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दैट वुमेन फेस प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इन जॉब्स, तो स्टूडेंट ये जितने भी वेरियस वेज बाय विच वुमेन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, इन टॉपिक को हम इसके बाद आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जहां पर महिलाओं को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है इन द फील्ड रिन्यूमरेशन, यानी कि सैलरी में, और द नेक्स्ट वन इज व्हाट? सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, राइट? तो किन किन फील्ड में लड़कियों को डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है? एजुकेशन में, जॉब्स में, रिन्यूमरेशन में एंड सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन में, राइट? तो अभी सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जहां महिलाओं को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें अबाउट द वुमेन एजुकेशन, महिलाओं की एजुकेशन की, तो एज पर जो डेटा, जो अगर लिटरेसी रेट की हम अगर बात करें तो हमारे देश में महिलाओं की लिटरेसी रेट जो है वो 50%, 54% है ओनली इन कंपैरिजन विद द 76% अमंग मेन। तो यानी आज भी हमारे देश में पुरुषों की लिटरेसी रेट महिलाओं से ज्यादा है। हाँ, अगर ये बराबर होती तो बहुत अच्छा होता, राइट? तो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो महिलाओं का 54% है और पुरुषों का यानी लड़कों का 76% है। सिमिलरली a small proportion of girl students go for higher studies। इसके साथ साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आज भी हमारे देश में बहुत कम लड़कियां जो है वो हायर स्टडीज के लिए जा पाती हैं, ओके? एंड मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ड्रॉप आउट बिकॉज व्हाट? आखिर ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को अपनी पढ़ाई आधे रास्ते पे ही क्यों छोड़नी पड़ती है? क्योंकि पेरेंट्स प्रीफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज। आज भी ये मानना है सोसाइटी का कि हम क्यों आखिर लड़कियों को ज्यादा एजुकेशन दे, उन्हें बस 10 क्लास 11, 10, 12 पढ़ा दिए, बस हो गई बात खत्म। क्योंकि उसके बाद तो उसको शादी कर देंगे तो पराए घर में जाना है, वो वहां के लिए बेनिफिटेड होगी, हमारे लिए तो कोई काम नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी पे और आज भी ये सोच न जाने कितने घरों में एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए ये माना जाता है कि पेरेंट्स जो है अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है अपने बच्चों के, लड़कों के एजुकेशन में ज्यादा लगाना चाहते हैं rather than spending equally on their sons and daughters। लड़की और लड़कियों में एक बराबर नहीं, बल्कि ये बोला जाता है बेटी आप अब पढ़ाई बंद कर दीजिए, आपके भाई को हमें पढ़ाना है, उसका भविष्य देखना है, आप तो कल शादी होकर चली जाओ। तो ऐसे में आखिर लड़कियां करें क्या? क्योंकि एजुकेशन के लिए उनको तो अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। तो ये था इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वेयर वीमेन फेस डिसएडवांटेज पोजीशन, वेयर द वुमेन और द गर्ल आर फेसिंग द डिस्क्रिमिनेशन। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट? द नेक्स्ट वन इज इन द फील्ड ऑफ जॉब्स। तो आज भी ऐसा माना जाता है कि कुछ जॉब है ना वो लड़कियों को नहीं करने चाहिए, लड़कियों को नाइट ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, लड़कियों को फोर्स में नहीं जाना चाहिए। लड़कियों को फोर्स में क्या काम है, वो देश को कहाँ बचाएगी, राइट? उनको या तो नर्स बनना चाहिए या तो ओनली टीचर्स बनने चाहिए। तो नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। वेरी इंपॉर्टेंट,
अमंग हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन आज भी बहुत कम है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम उनको ट्रेनिंग ही कम देते हैं, राइट? And on an average, an Indian woman work 1 hour more than an average man every day. Very important, ये स्टडी से पाया गया है कि हमारे देश में महिलाएं जो है वो पुरुषों से ऑन एन एवरेज, अगर वीकली बेसिस पे काम का डेटा निकाला जाए तो महिलाएं पुरुषों से 1 घंटे ज्यादा काम करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अगर ऑफिस का काम करती है तो वो घर का भी काम करती है, उन्हें घर में आकर के भी काम करना पड़ता है, क्योंकि यही माना जाता है ना कि हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी तो महिलाएं की है। ये क्या, अगर वो मान लो ऑफिस में जाती है तो कोई बात नहीं है, ऑफिस जा रही है तो वो अपना कैरियर बनाने के लिए जा रही है, हमें इससे क्या, घर का काम तो लड़कियों को भी करना है, ये माना जाता है। तो ऐसे कंडीशन में लड़कियों का जो वर्किंग आवर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट? नाउ अबाउट द रिम्यूनरेशन, यानी कि आ जाती है बात सैलरी की। तो अब सैलरी में आखिर लड़कियों के साथ भेदभाव कैसा? तो पहले ये देखा गया कि बायोलॉजिकल बेसिस पे ये मानते हैं कि लड़के जो है ना वो ज्यादा पावरफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू गर्ल्स। तो अगर मान लो एक महिला जो एक लेबर का काम कर रही है किसी कंस्ट्रक्शन साइट में, तो पहले ये किया जाता था कि महिलाओं को ईंट बालू ढोने के लिए लड़कों से कम पैसे मिलते थे। इवन कई फील्ड ऐसे हैं आज भी, हाई प्रोफाइल फील्ड में, आप सिनेमा में ही चले जाइए, आप एक्ट्रेस या एक्टर की सैलरी को चेक कीजिए, आपको हमेशा एक मेल एक्टर की सैलरी इन कंपैरिजन टू फीमेल एक्टर में आपको कम मिलेगी, राइट? तो आपको हर जगह तो मेल डोमिनेशन ही तो देखने के लिए मिल रहा है, राइट? सो द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है 1976 में आया, provides that equal wages should be paid to equal work. Very important. This is 1 mark के लिए, क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर किस एक्ट से ऐसा हुआ कि लड़के और लड़कियों को दोनों को बराबर की सैलरी मिलनी चाहिए? ठीक है, सो द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड इक्वल वेजेस should be paid to equal work. अगर एक सेम काम कर रहे हैं तो सेम सैलरी मिलनी चाहिए, राइट? And however, in almost all areas of work, from sports and cinemas to factories and field, women are paid less than men. इस एक्ट के बावजूद आप देख लीजिए, आप रिसर्च कर लीजिए, आपको हर फील्ड पे जो है लड़कियों की जो सैलरी है लड़कों से कम मिलेगी। अधिकतर ज्यादा से ज्यादा में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। स्पोर्ट्स में देख लीजिए, आप देख लीजिए, ज्यादा आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट डू द कंपैरिजन बिटवीन मेल क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया एंड फीमेल क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया, आपको उसमें से ही एग्जांपल मिल जाएंगे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ women sports person in our country. They are not getting much attention. उनको बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता, उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस नहीं दिए जाते। आज भी हम मेल सेलेक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन को ज्यादा देखते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल, right? So, however, in almost all areas of work, from sports and cinema to factories and field, women are paid less than men, even when both do exactly the same work, right? जो मेल स्पोर्ट्स पर्सन करता है, देश का नाम आगे बढ़ाता है, लड़कियां भी तो सेम काम करती है। अगर वो स्पोर्ट्स में जा रही है तो स्पोर्ट्स एज अ कैरियर चूज कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए आपको डिस्क्रिमिनेशन साफ दिखाई देगी। ओके, now the next point is what? Next point is about self-selective abortion. What is this self-selective abortion? Self-selective abortion मतलब अगर लड़कियां हैं तो उनको जन्म से पहले ही खत्म कर दिया जाए, अबॉर्ट कर दिया जाए, माँ के गर्भ से ही बच्ची को निकाल कर फेंक दिया जाए। हाँ, लेकिन ये एक क्राइम है, लेकिन फिर भी ये क्राइम न जाने भारत के कोने कोने में कहां पर छुप छुप कर किया जा रहा है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, मैं ये नहीं कहूंगी कि गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी इनिशिएटिव, गवर्नमेंट अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर रहा है, बट एज अ सिटीजन व्हाट वी आर डूइंग दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिटीजन्स को भी तो इस पर बात करने की जरूरत है। सरकार तो पॉलिसीज बना रही है, सरकार ने इसको क्राइम कह ही रखा है, क्योंकि जीने का अधिकार तो सभी का है, राइट टू लाइफ इज आवर फंडामेंटल राइट, राइट? लेकिन एक बच्ची होने की वजह से उसे भ्रूण में ही मार दिया जाता है माँ के। So in many parts of India,
parents prefer to have son and find ways to have the girl child aborted before she is born. And such sex selective abortion led to a decline in child sex ratio. So यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनता है, what is sex ratio और child sex ratio क्या है? तो चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज, राइट? व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज? अगर लड़कियों की संख्या पर 1000 बॉयज में अगर ज्यादा है तो ये समझिए आपका पॉजिटिव है, लेकिन अगर पर 1000 में लड़कियों की संख्या अगर 900 है, देन दिस इज नेगेटिव सेक्स रेशियो, क्योंकि लड़कियों की संख्या कम हो गई है और ज्यादा है तो समझिए पॉजिटिव। तो हमारे देश में सेक्स रेशियो कितना है? इट इज नियरली 919, यानी कि पर 1000 मेल में 919 गर्ल्स आर देयर। नाउ अब आपको एक मैप दिखाते हैं, लुक एट दिस मैप एंड आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच चाइल्ड सेक्स रेशियो इज बिलो 900 and above 900 as well. तो 900 के ऊपर है तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई ऐसे स्टेट है जहाँ पर 900 से कम है। तो आखिर कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पर ये 900 से कम है? तो अगर हम बात करें 900 से कम, तो ये है आपके कहाँ पर? दैट इज इन महाराष्ट्र, इन गुजरात, इन राजस्थान, उत्तराखंड, जहाँ पर लड़कियों की संख्या जो है बहुत कम है, राइट? ये वो ऐसे स्टेट है जहाँ महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लेसेस है, ऐसे भी स्टेट है जहाँ पर महिलाओं की संख्या बिलो 875 है, तो वो है आपका पंजाब, तो वो है आपका पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, राइट? और जितने ग्रीन वाले हैं, ग्रीन में आपका 926 to 950 है, राइट? एवरेज में आपका आ रहा है, तो वो आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, बिहार। अब ऐसे स्टेट जहां पर लड़कियों की संख्या 951 से ज्यादा है, तो ये बहुत लकी स्टेट जहां पर, और इस स्टेट में महिलाओं की कंडीशन भी अच्छी है, एजुकेशन कंडीशन भी अच्छा है, यहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव भी नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता। लेकिन जहाँ पर कम है वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लड़कियों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो अब हम बात करें कुछ ऐसे स्टेट की जहाँ 950 से ज्यादा जो है लड़कियां हैं, राइट? तो वो आपके स्टेट कौन कौन से हैं? दैट स्टेट इज केरला, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम। These are those states where the child sex ratio is really very good. बाकियों में तो बहुत कम है, लेकिन इन जगहों पे कम से कम 1000 के करीब तो है। तो आपको ये मैप जो है अच्छे से आपको पिक्चर बेस के लिए आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर कोई MCQ क्वेश्चंस आए तो आप इनको कर पाओगे। ओके, तो ये मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट व्हाट? वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन आवर कंट्री। हमारे देश में महिलाओं का जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, कितना ज्यादा है या कम है? तो अगर हम इस पर बात करें तो ऑलरेडी अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर हम बात करें पब्लिक लाइफ में भारत में बहुत कम है। देन व्हाट अबाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन आवर लेजिस्लेचर? हमारे लोकसभा में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना है? तो अगर हम लोकसभा में महिलाओं के पार्टिसिपेशन के बारे में बात करें तो ये बहुत कम है, लेकिन हाँ 2019 में ये परसेंटेज जो है अब तक का सबसे ज्यादा था, दैट इज 14.36%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन किस लोकसभा इलेक्शन के बाद हमें देखने के लिए मिलता है, दैट इज आफ्टर 2019 लोकसभा इलेक्शन, जिसमें हमने देखा सबसे ज्यादा वुमेन का जो है परसेंटेज हमारे लोकसभा में हुआ, दैट इज व्हाट
that is how much? That is 14.36% of the total strength of the house. Okay. And what is the total strength of the house, student? That is 543. 543 के जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है 14.36% जो है वो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन 2019 में आया. एंड व्हाट अबाउट देयर शेयर इन स्टेट असेंबलीज? तो अगर हम स्टेट असेंबली की भी बात करें तो ऑब्वियसली लो ही है. अगर हम पूरे भारत में चीफ मिनिस्टर्स को देखें हर एक स्टेट के, तो हमारे पूरे भारतवर्ष में एक वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जहां एक वुमेन चीफ मिनिस्टर है, और बाकी पूरे भारत में जितने भी स्टेट है ऑल हैविंग द मेल चीफ मिनिस्टर, राइट. अब बात करते हैं अबाउट द 2024 में क्या होता है. व्हाट अबाउट द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन 2024 इलेक्शन? जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ, तो क्या महिलाओं की संख्या इस 14.36% से बढ़ी या कम हो गई? तो अगर हम रिसेंट पार्टिसिपेशन की बात करें तो नाउ वी हैव 74 वुमेन, 74 women and which is only 13.63%. यानी 2019 में जो आपका परसेंटेज हाई हुआ था 14.36% हुआ, वो 2024 में आके फिर से कम हो जाता है एंड इट इज अगेन 13.63%, राइट. यानी ये बहुत कम हो गया अभी के टाइम पे. ठीक है, क्लियर? आई होप कि ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे अबाउट द स्टेट असेंबलीज के बारे में एंड लोकसभा के बारे में. तो अब बात करते हैं आखिर इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाले और क्या करें. हाँ, लेकिन उससे पहले एक बार इस बॉटम को देख लीजिए, इस इमेज को, कि अबाउट इंडिया पोजीशन. अगर हम देखें इस फिगर को, वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हम सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट. वी हैव ओनली 11.8 जो है आपका अक्टूबर 2018 के डेटा के हिसाब से, कि अगर हम देखें नेशनल पार्लियामेंट इन डिफरेंट रीजन, तो हमारी महिलाओं का पार्टिसिपेशन इंडिया में बहुत कम है और इंडिया इन सबसे नीचे में है. और सबसे हाईएस्ट में है आपका नॉर्डिक कंट्रीज, और उसके बाद आता है अमेरिका के लोगों का, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज, देन कमिंग सब सहारन अफ्रीका, देन एशिया, देन अरब स्टेट्स एंड देन कम्स पैसिफिक. और अगर वर्ल्ड एवरेज देखें तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द वर्ल्ड? दिस इज 24%, राइट. 24. अगर वर्ल्ड के एवरेज पे देखा जाए 24, अगर इसमें भी हम देखें तो इंडिया वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे आके खड़ा है. ठीक है, तो इंडिया में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होता है. नाउ क्वेश्चन कम्स दैट हाउ डू वी सॉल्व दिस इश्यूज? आखिर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम कैसे निकाले? तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कि हमें हमारे देश में महिलाओं का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में ज्यादा चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करने की जरूरत है? टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन वेयर इन द इलेक्टेड बॉडीज, राइट. कि हमें लीगली बाइंडिंग करनी पड़ेगी कि हमारे देश का आधा पॉपुलेशन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, उनका परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेशन इतना कम है, तो भाई उनकी भी तो जरूरत है. उनके पास भी जो एक्सपीरियंस है, जो सोचने की ताकत है, वो भी तो आखिर इस देश के ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं. उनके पास भी स्किल है, लेकिन क्यों वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से महिलाएं जो है अपने आप को पॉलिटिक्स में पीछे रखती है, नहीं जाना चाहती है? तो इन सबको सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीगली बाइंडिंग कर दें. लीगली बाइंडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली महिलाएं आएंगी, क्योंकि पार्टी के पास भी तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 1/3 सीट जो है दैट इज रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट. दिस इज रिजर्व्ड फॉर whom? Reserved for women candidate. And these women is from different background, SC, ST, general, everything. कि अगर वो सीट जो है अगर फिक्स हो गया है तो उसमें महिलाएं ही कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो, चाहे हमारे म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन. तो लोअर लेवल में अगर हमने इसे किया है तो क्यों ना हायर लेवल में करें. तो हायर लेवल में भी रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, ताकि हम पार्लियामेंट में भी जो है
महिलाओं का पार्टिसिपेशन, उनका भी फेयर पार्टिसिपेशन देख पाए, महिलाएं निकल कर आए और पार्टिसिपेट करें, राइट। So now about the recapitulation of this topic. तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैपिचुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट द व्हाट इज जेंडर डिवीजन। जेंडर डिवीजन क्या है इसे डिटेल में पढ़ा, राइट। जेंडर डिवीजन हो गया। उसके बाद सोशल डिवीजन ऑफ लेबर और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, राइट। हमने पढ़ा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जो आपके बुक के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, यानी वेरियस वेज थ्रू विच वुमेन फेस व्हाट, थ्रू विच वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, राइट। इसके अलावा हमने देखा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन of women in our country। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इन सारे में आप लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी कर लीजिएगा। इसके अलावा हमने की पॉइंट्स भी बहुत सारे डिस्कस किए जिस पर आपके एमसीक्यू हो सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी हमने इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से इस टॉपिक का डिस्कस कर लिया। ओके, तो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। So what is our next topic? Our next topic is none other than that is religion, communalism and politics। आखिर रिलीजन का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, कम्युनलिज्म क्या है और पॉलिटिक्स क्यों यहाँ पर, तो अभी इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक में डिटेल में जाने से आगे जाने कि जस्ट नाउ वी डिस्कस अबाउट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलीजियस डिफरेंसेस। तो आखिर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो अगर हम बात करें अबाउट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की, तो जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, दिस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये आपको यूनिवर्सली देखने के लिए मिलेगा। दिस डिस्क्रिमिनेशन इज यूनिवर्सल। आपको वर्ल्ड के हर कोने में माने आपको मेल एंड फीमेल के बीच में डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा। देन व्हाट अबाउट द रिलीजियस बेस्ड डिफरेंसेस, तो अगर रिलीजियस बेस्ड डिफरेंसेस के बारे में अगर हम बात करें, ये भी आपको लगभग देखने के लिए मिलता है, लेकिन पूरे वर्ल्ड पे आपको ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के रूप में नहीं दिखेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सल है, राइट। लेकिन ये इससे ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि जब हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, whenever we are discussing about gender based discrimination, तो ये जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इससे पॉजिटिव पॉइंट सामने आते हैं, और इसी की वजह से आज के टाइम पे महिलाएं बहुत आगे बढ़ी है। महिलाएं आज के टाइम पे एजुकेशन में आपको आगे दिख रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, हायर एजुकेशन में जा रही है, इंजीनियरिंग में जा रही है, मिलिट्री में जा रही है, डिफेंस फील्ड में जा रही है, पायलट बन रही है, साइंटिस्ट बन रही है, सब बन रही है। लेकिन पहले महिलाओं के लिए क्या फिक्स था? महिलाओं के लिए यही फिक्स था कि वो नर्स रहेंगे। तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम पॉलिटिक्स में डिस्कस करते हैं तो इससे एक पॉजिटिव आउटकम आता है। ये पॉलिटिक्स को गलत नहीं बनाता बल्कि सही बनाता है, ताकि हम समाज की आधी पॉपुलेशन को शामिल कर पाए। लेकिन जब रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं तो ये कई सारे पॉइंट में आपको इसमें नेगेटिव चीजें देखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारे नेगेटिव प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट some of the example involved in the relationship between religion and politics। तो religion and politics से related कुछ बहुत सारे बेसिक से एग्जाम्पल जो आपके बुक में दिए गए हैं, इसे हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये डिफरेंसेस जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट दैट गांधी जी यूज्ड टू से, गांधी जी हमेशा क्या बोलते थे? गांधी जी का हमेशा ये मानना है
that religion can never be separated from politics. ये आपके लिए एक MCQ का हो जाएगा क्वेश्चन, इसे नोट डाउन करते जाइए कि who said that religion can never be separated from politics. Write down this question in your copy and write down the answer. Okay? So गांधी जी ने क्या कहा? Religion can never be separated from politics. तो उनका क्या कहना है कि गांधी जी ये जो कह रहे हैं रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, तो क्या ये नेगेटिव सेंस में है या फिर उनका कुछ और कहना है? तो अगर इस पर हम बात करें तो गांधी जी इसे नेगेटिव में नहीं कह रहे, बल्कि उनका ये मानना है कि चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, they all are having some moral values. उन सब में बहुत सारे मोरल वैल्यूज है उन रिलीजियंस में, जो हमें इन्फॉर्म करते हैं कि मोरल वैल्यूज को भी हमें पॉलिटिक्स में शामिल करने की जरूरत है। इसे पॉजिटिव वे में लेकर चलने की जरूरत है, ना कि डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर लेकर चलने की जरूरत है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ह्यूमन राइट्स ग्रुप इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप जो है हमारे देश में, उन लोगों ने ये रिपोर्टिंग की है कि विक्टिम्स ऑफ जो कम्युनल राइट्स है इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो अगर हम हमारे देश में रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में बात करें, देन व्हिच रिलीजियंस आर द पार्ट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज? तो अगर हम एज पर 2011 की सेंसस को देखें तो सबसे ज्यादा 70%, मोर देन 70% पॉपुलेशन हो गया हिंदूज का। सो हिंदू जो है दे आर रिलीजियस मेजोरिटी, हिंदू जो है रिलीजियस मेजोरिटी है, राइट। अदर देन हिंदूज आपके आते मुस्लिम, जिनका पॉपुलेशन ओनली 14%। आफ्टर दिस कम क्रिश्चियनिटी एंड आफ्टर दिस कम व्हाट, दैट इज सिख, और सिख के बाद फिर आता है आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे पॉपुलेशन ग्रुप, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो अगर हम बात करें हिंदूज की तो वो रिलीजियस मेजोरिटी है। क्यों वो रिलीजियस मेजोरिटी है? क्योंकि हिंदूज का पॉपुलेशन अबव 74% और 70% के ऊपर है। मुस्लिम का पॉपुलेशन ओनली 14% एंड क्रिश्चियनिटी इट इज अराउंड 2%। ये आपको कितना देखने के लिए मिल रहा है? दिस इज अराउंड 2%। और सिख का पॉपुलेशन जो है लगभग 1% और मोर देन 1%, नॉट मोर देन दैट, ज्यादा नहीं है, राइट। तो ये जो सारे ग्रुप है अदर देन हिंदूज, ये सारे हमारे देश में हो गए रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो हमारे देश में ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा विक्टिम्स होते हैं कम्युनल राइट्स। आगे जाकर हम इस कम्युनल की मीनिंग को भी डिटेल में देखेंगे, अभी हम केवल एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इन पॉइंट्स को भी आप जरूर से अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। रिलीजियस मेजोरिटी क्या है और रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है। रिलीजियस मेजोरिटी का मतलब वो पॉपुलेशन ग्रुप जिनका रिलीजन सबसे ज्यादा, जिनके जिस रिलीजन को मानने वाले पॉपुलेशन ग्रुप सबसे ज्यादा है, दे आर द रिलीजियस मेजोरिटी। और जो सबसे कम है जिस ग्रुप के लोग, वो हो गए रिलीजियस माइनॉरिटी। और रिलीजियस माइनॉरिटी में अगर हम देखें तो मेजर है आपका मुस्लिम, देन कम्स क्रिश्चियनिटी, देन कम्स सिख्स एंड आफ्टर दैट बुद्धिज्म, जैनिज्म, ज़ोरास्ट्रियन, ये सारे आते हैं। ओके, तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी, आई होप कि आप लोगों का ये वाला पॉइंट क्लियर होगा कि रिलीजियस माइनॉरिटीज आखिर क्या है। ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा? पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं कि रिलीजन को हम कभी भी पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एंड व्हाट ही मीन बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं बोल रहे कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, बल्कि वो ये बता रहे कि बट मोरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म आवर रिलीजन, राइट। दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री have argued that most of the victims of communal rights जो है in our country are people from where? People from religious minorities. Next, women's movement. अब फिर से आ गई women's movement की बात, very important. ये point आपका religion system में भी देखने के लिए मिलेगा। Women movement खाली gender based discrimination को represent नहीं करता है, कई बार ये रिलीजियन सिस्टम में जो वुमेन्स के साथ गलत हो रहा है उसे भी एक्सप्रेस करता है।
क्योंकि खाली लड़के और लड़कियों में इक्वलिटी शब्द ला देने से इक्वलिटी नहीं आती है। समाज में कई सारे ऐसे बेस है जहां आज भी प्रॉब्लम्स है। सो वुमेन्स मूवमेंट में अगर हम बात करें, हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। जितने भी फैमिली लॉ है रिलीजियस सिस्टम के, वो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। तो अगर हम बात करें अबाउट हिंदू रिलीजियस सिस्टम की, तो पहले ऐसा था कि लड़कियां शादी के बाद अगर शादी हो जाती है तो वो अपने अपने माता पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि उसको तो शादी करके भेज दिया हमने। लेकिन बाद में हिंदू लॉ में ये आया दैट वुमेन आर इक्वली, लड़कियां भी शादी के बाद भी अपने माँ पिताजी की संपत्ति का इक्वल हकदार होती है लड़कों के जैसे। ये नहीं कि पिता के मौत के बाद अगर मान लो उनकी नौकरी मिलती है तो खाली लड़के को मिलेगी, वो लड़की को भी मिल सकती है, राइट। तो अभी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन ये चेंजेस इसलिए आए क्योंकि महिलाओं ने इसको डिमांड किया। हर धर्म में आपको किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम महिलाओं को फेस करते देखेंगे, और ऐसे कंडीशन में हमारी गवर्नमेंट का उस पे इंटरफेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, अबाउट व्हाट, दैट इज कम्युनलिज्म। तो जस्ट नाउ आई सेड कि अभी अगले पार्ट में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कम्युनलिज्म। तो ये कम्युनलिज्म है क्या? व्हाट इज दिस कम्युनलिज्म? तो अगर हम कम्युनलिज्म के बारे में बात करें, कम्युनल पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, इट इज बेस्ड ऑन रिलीजियन, राइट। तो रिलीजियन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, और ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स भी इस रिलीजियन सिस्टम पर ही बेस्ड है। तो व्हाट इज दिस कम्युनल सिस्टम? दिस हैपेंस, आखिर ये कम्युनल सिस्टम कब होता है? कम्युनल राइट्स होती कब है? कम्युनल पॉलिटिक्स आती कब है? तो दिस हैपेंड व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर। जब ए बी को बोलता है माय रिलीजन इज सुपीरियर देन योर रिलीजन एंड यू आर इंफीरियर देन मी। मेरा रिलीजन बड़ा है भाई, मैं सुपीरियर हूँ, मेरे गॉड सुपीरियर है, और बी को बोलता है योर गॉड इज नथिंग। आप जिस भगवान को मान रहे हैं वो कुछ नहीं है। तब जब हम किसी को इंफीरियरिटी फीलिंग करवाते हैं, किसी को जो है डाउनग्रेड करते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं रिलीजियस बेसिस पे, तब इस तरह का कम्युनल पॉलिटिक्स आता है। And when the demand of one religious group are formed in the opposition to another, and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest, ये सब कब होता है? जब एक रिलीजियस ग्रुप अपने आप को सुपीरियर बनाता है दूसरे रिलीजियस ग्रुप से। जब एक रिलीजियस ग्रुप का जो डिमांड होता है वो अपोजिशन में होता है दूसरे रिलीजियस ग्रुप को, यानी दूसरे रिलीजियस ग्रुप के लिए वो डिमांड प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तब फिर कम्युनल पॉलिटिक्स वाला पार्ट आता है। तब लोगों के अंदर में धर्म से रिलेटेड नफरत की भावना निकल करके आती है कि अरे भाई, हम जिस भगवान को मानते हैं इन्होंने उनको नीचा दिखाया, हम हमारे धर्म से रिलेटेड जो भी चीज है उसके अगेंस्ट में ये डिमांड कर रहे हैं, तो ये गलत है। और नेक्स्ट कब होता है? जब जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट का पावर होता है, उसको यूज किया जाता है दूसरे रिलीजन के ऊपर डोमिनेशन एस्टैब्लिश करने के लिए। तो दीज आर द कंडीशंस। तो यानी आपको उन कंडीशंस को पढ़ने की जरूरत है। कंडीशंस दैट लीड टू व्हाट? दैट लीड टू कम्युनल पॉलिटिक्स। आखिर ये कब होता है? किस बेसिस पर कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है? ये हो गया आपका कम्युनलिज्म का पॉइंट। तो कम्युनल पॉलिटिक्स किस आइडिया पर बेस्ड है? दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी, यानी इट इज बेस्ड ऑन रिलीजन। और ये होता कब है? जब वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन। यानी कि आपका पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट होगा जब एक धर्म जो है when belief of one religion presented as superior to other religion. Okay. Second, when the demand of one religion group are formed in opposition to whom? In opposition to another. और third कब होता है? Third condition is what? When state power is used to establish what? The domination of one religious group over the rest.
यानी वहाँ जितने भी उस देश में रिलीजियस सिस्टम है, लोग अलग अलग धर्म के फॉलोवर्स हैं, उनके ऊपर एक धर्म का डोमिनेशन, तब फिर शुरू होता है कम्युनल प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। तो कम्युनल पॉलिटिक्स के व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स? तो नंबर वन इज व्हाट? नंबर वन, रिलीजियस प्रिजुडिस एंड सुपीरियरिटी बिलीफ। तो स्टूडेंट इन सारे पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपको इससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसे स्टडी करने में हेल्प करेगा कि आखिर ये कम्युनल पॉलिटिक्स जो है इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या है। सबसे पहली बात, रिलीजियस प्रिजुडिस एंड सुपीरियरिटी बिलीफ। तो आखिर ये रिलीजियस बिलीफ क्या है, रिलीजियस प्रिजुडिस क्या है? तो जब भी हम रिलीजियस प्रिजुडिस और सुपीरियरिटी की बात करते हैं तो हम पहले से ही प्रीजज कर लेते हैं। प्रीजज कर लेना मतलब कि वो जो आ रहा है ना, वो व्यक्ति किस पर्टिकुलर रिलीजन से है और वो गलत होगा, राइट? या एक तरह के स्टीरियोटाइप फिक्स कर देना कि इस धर्म में तो सभी गरीब है, इस धर्म में तो सभी अनपढ़ है, इस धर्म में तो सभी गुंडे हैं। इस तरह का नेगेटिविटी जब हम क्रिएट करते हैं ना, तब जाकर के ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यानी फर्स्ट इज व्हाट? रिलीजियस प्रिजुडिस एंड सुपीरियरिटी बिलीफ जो है, जब हमारा धर्म इन सब में तो सुपीरियर है, हम देखो बेस्ट है, हमारा धर्म कितना अच्छा काम करता है और उनका धर्म अच्छा काम नहीं करता है, तो ये जो फीलिंग आती है ना, इससे दूसरे को हम इंफीरियरिटी देते हैं, दूसरे के लिए हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड वन, पॉलिटिकल डोमिनेंस बाय रिलीजियस कम्युनिटीज। जब पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम पे जब कोई रिलीजियस कम्युनिटी अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करता है, तब जाकर के भी ये कम्युनल पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स आती है, राइट? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा देश जो किसी धर्म को इंपॉर्टेंस देता है और बाकी धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं देता, यानी जब हम ऐसे कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इसके लिए हम ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल होगा श्रीलंका में बुद्धिज्म, ठीक है? इसके अलावा कई सारे मुस्लिम कंट्रीज जहां पर इस्लाम, या क्रिश्चियन कंट्रीज जहां पर क्रिश्चियनिटी इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? रिलीजियस मोबिलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। यानी अब लोगों को भड़काया जाएगा, लोगों को रिलीजियस सिस्टम के बेसिस पर मोबिलाइज किया जाएगा कि देखो वो आपके धर्म को लेकर के इतना गलत काम कर रहा है। अब लोगों के अंदर में इसको लेकर नफरत की भावना तो आएगी, गुस्से की भावना आएगी, और लोगों को पॉलिटिक्स में मोबिलाइज किया जा रहा है। एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफरत की भावना जगाना, जैसे कि अंग्रेजों ने किया 1857 का रिवॉल्ट, अगर आपको याद होगा तो हिंदू और मुस्लिम ने दोनों ने मिलकर के लड़ा था, और 1857 रिवॉल्ट के बाद में मुस्लिमों ने खास करके ये जो चीज भारत में जो यूनिटी थी उसको समझा और इसी को डिवाइड एंड रूल में बदल दी कि भाई अगर भारत में शासन करना है तो इन दोनों को डिवाइड कर देना। यानी उन्होंने भी पॉलिटिकल बेसिस पर भी रिलीजियस मोबिलाइजेशन किया था, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनल वायलेंस एंड राइट। जब रिलीजियस मोबिलाइजेशन होता है तो कम्युनल वायलेंस और राइट्स होगा, क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म के लोगों को नफरत के रूप में देखता है कि अरे ये इस पर्टिकुलर केस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसके लिए हम एग्जांपल देखें तो वो आपका 1984 का सिख राइट, एंटी सिख राइट, जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन उनके 2 बॉडीगार्ड्स करते हैं और वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए सिखों को मारा गया। सिखों के अगेंस्ट राइट्स होती है, अराउंड 3000 सिख मारे गए, राइट? तो ये है आपका कम्युनल वायलेंस एंड राइट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? रिलीजियस प्रिजुडिस एंड सुपीरियरिटी बिलीफ। जैसे अब हम पूरे डिटेल में देखेंगे तो रिलीजियस प्रिजुडिस एंड सुपीरियरिटी बिलीफ जो अभी मैंने आपको बताया, जहां पर हम एक धर्म को क्या कर रहे हैं, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनल एवरीडे बिलीफ, हम किसी के प्रति प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइप और डिफरेंस क्रिएट करते हैं, and a belief in the superiority of one's own religion over other. This is so ingrained that it often goes unnoticed. ये इतना भयानक होता है कि कई बार ये अननोटिस होता है,
राइट। तो ये तीनों पॉइंट आपके आंसर का पार्ट है, राइट। इन कीवर्ड्स के साथ इन आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज पॉलिटिकल डोमिनेंस बाय रिलीजियस कम्युनिटीज। तो रिलीजियस कम्युनिटीज का पॉलिटिकल डोमिनेशन, कम्युनलिज्म आल्सो लीड टू डिजायर फॉर पॉलिटिकल डोमिनेशन। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स के साथ तो ये जाएगा ही कि भाई अगर मेरा धर्म पॉलिटिकली डोमिनेशन एस्टैब्लिश करेगा तो हम अपने धर्म का काम कर सकते हैं, हमारा धर्म सुपीरियर होगा। बाय one's own religious community, for majority group this takes the form of what? Majoritarian dominance. While for minority group it may result in aspiration for a separate political unit, right? और यही separate political unit आपको याद है कि 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया, right? पार्टीशन ऑफ इंडिया on what ground? पार्टीशन ऑफ इंडिया on the religious ground, कि ये मानना था कि मुस्लिम जो है इंडिया में रहेंगे। मुस्लिम लीग का ये मानना था, मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ये मानना था कि अगर मुस्लिम इंडिया में रह जाएंगे तो वो सेकंड क्लास सिटीजन बन करके रहेंगे और जो कांग्रेस है वो हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी है और वो हमेशा टॉप में रहेगा, राइट। तो जब ऐसा इस तरह का तो आपका पॉलिटिकल डोमिनेशन एस्टैब्लिश होता है तो लोग क्या करते हैं कि सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट का डिमांड करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट वन रिलीजियस मोबिलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। लोगों का रिलीजियसली मोबिलाइजेशन करना पॉलिटिक्स में, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काना, सिंबल, इमोशनल अपील, रिलीजियस लीडर एंड इवन फियर टू यूनाइट फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन फॉर पॉलिटिकल पर्पस। अरे भाई एक्स रिलीजन को हम सी के साथ मिलाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, दोनों के बीच में तो दंगे फसाद है, दोनों के बीच में तो प्रॉब्लम है, तो भाई इनको हमारे से अलग रखना है, राइट। तो ये है रिलीजियस मोबिलाइजेशन। सो इसे एक बार देख लीजिए, दैट कम्युनलिज्म often emerge through political mobilization on religious line, यानी ये डिफरेंट फॉर्म्स के साथ साथ हम ये भी पढ़ रहे हैं कि आखिर what are the different grounds of the origin of the communalism, right? हम इनके साथ और क्या क्या पढ़ रहे हैं, what are the different grounds of the origin of what? Different grounds of the origin of communalism. So this is also another ground जहाँ पर हम रिलीजियस सिंबल को यूज करते हैं, इमोशनल अपील को यूज करते हैं, रिलीजियस लीडर को हम जो है वो देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, एंड इवन फियर टू यूनाइट फॉलोवर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन फॉर पॉलिटिकल पर्पस। एंड इन इलेक्शन आल्सो दिस फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व अपीलिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर, कि भाई हम आएंगे तो आपके धर्म को ये बेनिफिट देंगे, वो आएंगे तो आपके धर्म को नुकसान देंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आप रिसेंटली अगर आपने 2024 का इलेक्शन कैंपेन देखा होगा, ये मुद्दे बार बार सामने आते रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये जो रिलीजियस मोबिलाइजेशन जो है ना, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, राइट। नेक्स्ट वन इज व्हाट? कम्युनल वायलेंस एंड राइट। दिस इज अ वर्स्ट फॉर्म, दिस इज अ वर्स्ट फॉर्म, जहाँ लोगों को धर्म के नाम पर भड़का कर, लोगों को डरा कर एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत फैलाई जाती है जो आगे जाकर के हिंसा का रूप लेती है, और जिसमें ना जाने कितने मासूम बच्चे मारे जाते हैं। रिसेंटली आपने गौ तस्कर का जो केस है देखा होगा, जिसमें एक गौ तस्करी करने के नाम पर एक बच्चे को टारगेट किया गया और वो बच्चा मारा गया। तो बाद में ये धर्म के नाम पर हम देखते हैं कि इस धर्म का है, उस धर्म का है। तो क्या ये सही है कि हम इसे एकदम वर्स्ट फॉर्म में लेकर के चले जाए? क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा क्या कई लोगों का ये मानना है कि धर्म से ऊपर, सबसे ऊपर जो, अगर इन सारे धर्मों को हटा के देखें तो ह्यूमैनिटी से बड़ा रिलीजन कुछ नहीं होता, मानविकता से बड़ा कुछ नहीं होता, है ना। तो हम जब इस तरह से रिलीजियस मोबिलाइजेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग नफरती हिंसा में इतने आ जाते हैं कि लोग राइट्स करते हैं, दंगे होते हैं, मैसेकर्स होता है, नफरत करते हैं, और इतना नफरत करने लगते हैं कि हम मारने लगते हैं लोगों को, लोगों की जान उनसे छीन कर ले लगते हैं। क्या फायदा होगा इससे? क्या समाज में इससे किसी का फायदा है, या फिर इससे दोनों ही कम्युनिटी का नुकसान है? इससे देश का भी कोई डेवलपमेंट एक्चुअली होता नहीं है, राइट। सो इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सपीरियंस devastating communal rights during partition and large scale communal violence has occurred even after independence। आजादी के बाद भी हुआ, आजादी के टाइम जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए
पार्टीशन हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ और दो अलग मुल्क बने, तब भी हमने ये चीज देखा। तो इससे फायदा कुछ नहीं है, इससे नुकसान है। एंड दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स, राइट। तो आई होप कि इतने पॉइंट तो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे कि कम्युनलिज्म क्या है और इसके वेरियस फॉर्म्स क्या है। तो इसके वेरियस फॉर्म्स मैंने जो अलग अलग 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए, उन 4 पॉइंट्स को पहले नोट्स में लिखना, और उस 4 पॉइंट्स के बाद जब इस तरह से मैंने उसको डिवाइड कर दिया है, तब उनको नोट्स में लिखना, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, एंड ऑल दीज आंसर फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, नॉट फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ओके, तो इन सबको अच्छे से आप पढ़िएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलते हैं अबाउट मीनिंग ऑफ सेकुलर स्टेट एंड फीचर। तो सेकुलर स्टेट क्या है और इसके फीचर्स क्या है, दिस इज द नेक्स्ट वन। तो अब तक हमने धर्म के नाम पर बहुत सारी हिंसात्मक बातें देखी, लेकिन ये सेकुलर सिस्टम एक ऐसा है जो देश में शांति लाने का काम करता है। तो जब भी एक कंट्री, जब हम उसे एक सेकुलर नेशन कहते हैं, सेकुलर स्टेट कहते हैं, तब उससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये किसी धर्म को डोमिनेट करने नहीं देता है, ये किसी धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं देता, बल्कि इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द रिलीजन, राइट। So that is a secular state. This means that a secular state is a state that maintains a separation between religion and government. कि भाई आप religious system आप अपना लेके चलिए, आपको जो धर्म मानना है आप मानिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देश की सरकार लेकर चलेंगे, हम गवर्नमेंट को लेकर के चलेंगे, हम सरकार को लेकर के चलेंगे। Ensuring that no religion is given preferential treatment by the state. यानी सेकुलरिज्म ये क्लियर करता है कि हम किसी भी धर्म को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, कोई रिलीजन तराजू में ऊपर और कोई नीचे नहीं होगा। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेकुलर स्टेट, इसे नोट डाउन कीजिएगा। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ अ सेकुलर स्टेट एंड स्पेशली दिस आंसर इज बेस्ड ऑन इंडियन सेकुलरिज्म। तो इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इंडिया में कोई एक धर्म नहीं है जिसे हम इंपॉर्टेंस देते हैं, बल्कि वी हैव राइट टू रिलीजन एंड दिस राइट टू रिलीजन इज आवर फंडामेंटल राइट। सो नाउ द फीचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म इज व्हाट? नो ऑफिशियल रिलीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर सिंगल लाइन पे सेकुलर स्टेट का डेफिनेशन चाहिए, देन व्हाट इज द सिंगल लाइन डेफिनेशन इज दैट the state do not having any official religion. A secular state means the state do not having any official religion, right? That state is called a secular state. This means no official religion. Next is what? The constitution provides to all individual and communities what freedom? Freedom to profess. Next is practice and propagate any religion or not to follow any religion. This is our fundamental right and it is the part of right to religious freedom in our country, right? तो हमारा देश which is a country of diversity, India is a nation of diversity. कई सारे धर्म आपको भारत में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन भारत में as per our constitution that India is what? It is a secular nation and no religious system get a preferential treatment. Okay? Here the people having what right? People having right, that is freedom to profess any religion, practice and propagate any religion. और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी धर्म को नहीं फॉलो करना चाहते तो ना फॉलो करो, ये आपका पर्सनल मैटर है, ये आपका प्राइवेट मैटर है, राइट? कि हम भगवान को फॉलो करें या भगवान को फॉलो ना करें, हम किस धर्म को माने, किस धर्म को ना माने, या फिर हम धर्म को ही ना माने, राइट? तो ये हमारा पर्सनल डिसीजन होगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स व्हाट? दैट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ऑल दीज हाइलाइटेड पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इन हाइलाइटेड पॉइंट्स को अलग अलग करके याद कीजिएगा। दैट इज फीचर्स ऑफ सेकुलर स्टेट। सबसे पहली बात, नो ऑफिशियल रिलीजन। नेक्स्ट, फ्रीडम, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम टू प्रोफेस, practice and propagate any religion or not to follow any religion. Okay? And the next one is what? Prohibits discrimination on
ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अगर मान लो लोगों को धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है कि ए को जॉब देंगे, बी धर्म को जॉब नहीं देंगे, सी को भगा देंगे, तो इस तरह से अगर हमारे देश में होगा तो ऑब्वियसली उसको पनिशमेंट मिलेगी, राइट, उसे रोका जाएगा। एट द सेम टाइम, नेक्स्ट इज व्हाट, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन ये भी अलाउ करता है स्टेट को टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। तो अब आप बोलोगे मैडम अभी तो कुछ समय पहले आपने पढ़ाया कि सेक्युलर स्टेट का मतलब सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड गवर्नमेंट, लेकिन इस पॉइंट पे तो हम ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है कि स्टेट को रिलीजियस के मैटर पर बोले, तो फिर हमारा देश सेकुलर कैसे हुआ? तो बच्चों हमारा देश सेकुलर है, इसलिए सेकुलर है, इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट उस पर इंटरफेयर करेगा तो वो सेकुलर नहीं होगा। हमारे देश में रिलीजियस डिफरेंसेस से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। हमारे देश में एक धर्म के लोग नहीं बल्कि कई सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। अगर हम वेस्ट के साथ इसका कंपैरिजन करें तो अगर आपको वेस्ट को देखोगे तो वहां आपको गवर्नमेंट और रिलीजन इसलिए पूरी कंप्लीट सेपरेशन मिलेगा क्योंकि वहां पर सिंगल वन रिलीजन खास करके देखने के लिए मिलता है, दैट इज क्रिश्चियनिटी। अगर हम यूएस का एग्जांपल लेंगे तो राइट, लेकिन क्या हमारे देश में कोई एक सिंगल धर्म के लोग हैं? अब मान लीजिए दो धर्मों के बीच में राइट्स होगा तो क्या गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा? क्या ये बोलेगा कि आप दोनों लड़ो, मुझे उससे क्या, मैं तो रिलीजन के मैटर पे नहीं बोलूंगा। मान लो एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, परेशान करेंगे, तो क्या गवर्नमेंट उस पर नहीं बोलेगा? गवर्नमेंट को तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होने का ये मतलब नहीं है कि लोगों को अपनी मर्जी से धर्म के नाम पे कुछ भी करने दिया जाए, लोगों को लड़ने दिया जाए, अपने ही लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करने दिया जाए। ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना जरूरी होता है। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पर डाइवर्सिटी है, यहाँ पर कोई सिंगल कम्युनिटी या सिंगल धर्म या सिंगल लैंग्वेज के लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर मल्टीपल रिलीजियन सिस्टम के लोग रहते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग बिलीफ को लेकर चलने वाले लोग हैं। और ऐसे में जब प्रॉब्लम्स होता है तो डेफिनेटली इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन दैट मैटर, राइट। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट का उस पर इंटरफेयर करना तो बहुत जरूरी होता है, राइट। तो इसीलिए इस पर इंटरफेयर होता है इन ऑर्डर टू इंश्योर व्हाट, कि अगर भाई एक धर्म को आजादी है तो दूसरे धर्म को भी आजादी है, तो एक धर्म अपने उस दूसरे धर्म के ऊपर जिसको वो इंफीरियर मानता है कहीं वो उस पर अपना डोमिनेशन ना एस्टैब्लिश कर ले, राइट। तो ऐसे कंडीशन में इक्वालिटी लाने के लिए रिलीजियस कम्युनिटीज में ये बहुत जरूरी है। और अगर हम इसके लिए बेस्ट एग्जांपल माने तो जैसे कि हिंदू रिलीजियस सिस्टम में हमने पास्ट में देखा था व्हाट, दैट इज अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे अनटचेबिलिटी एबॉलिश कर दी गई है। एबॉलिश अंडर व्हिच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता तो फिर हम इसे एबॉलिश नहीं कर पाते। और क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एबॉलिश बोल दिया तो पूरी तरह से वो खत्म हो गई? कई बार ऐसे डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना, लॉ एंड ऑर्डर का लाना, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। फीचर्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन स्टेट, राइट। इट इज fully on the basis of Indian state, not an overall explanation for making comparison with the other countries. Okay, now अब हम आगे बढ़ते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज की तरफ। तो अब तक हमने दो डिफरेंसेस, दो तरह के डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से देखा, राइट। पहला क्या था? दैट इज जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड इज व्हाट? रिलीजियस बेसिस डिस्क्रिमिनेशन। तो जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन में हमने क्या देखा? इट इज यूनिवर्सल, राइट। ये यूनिवर्सल है, ये पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है, लड़के और लड़कियों के बीच में डिफरेंसेस, राइट। लेकिन रिलीजियस सिस्टम में जो डिफरेंसेस है ये कंट्री टू कंट्री वैरी करता है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल नहीं मानते, ओके। लेकिन अब आते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज। अब ये कास्ट इनइक्वालिटीज क्या है? कास्ट इनइक्वालिटीज का मतलब ये भी एक तरह का एक हायरार्किकल लेवल है जहां एक कास्ट अपर और एक कास्ट लोअर,
एक कास्ट आपका हो गया अपर, जो तराजू के एकदम ऊपर बैठा हुआ सुपीरियर, तो दूसरे वाले को हम यहाँ पर इंफीरियर कहते हैं। यहाँ पर इसको तराजू के झुके हुए पल्ले में इंफीरियर, आप इंफीरियर है, आप हट जाइए, आपको ये काम नहीं करना है, आपको मंदिर में नहीं जाना है, आपको ऐसा नहीं होना, आपको वैसा नहीं होना है। इस तरह के डिफरेंसेस भाई, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो कास्ट बेसिस डिफरेंसेस, ये दोनों ही ये कई बार हमें यूनिवर्सल भी लगते हैं। यूनिवर्सल मतलब वर्ल्ड में मत लीजिएगा, क्योंकि दूसरे देशों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, इंडिया में हिंदू धर्म है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को लेकर के चलता है। जेंडर वाला पॉजिटिव है तो रिलीजियस वाला सिस्टम नेगेटिव है, लेकिन जब हम कास्ट को लेकर के चलेंगे तो ये आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में आता है, राइट। तो कास्ट सिस्टम was based on exclusion of and discrimination against the outcast group. तो what each caste based, आप यहाँ से लिखेगा what each caste based discrimination. What do you understand by? What do you understand by? Sorry. What do you understand by caste based discrimination? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से आप क्या समझते हो? तो कास्ट सिस्टम या कास्ट इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन एक्सक्लूशन, एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूजन करना मतलब हटा देना, एक्सक्लूड करना मतलब यहाँ पर एकदम उनको हटा देना, बाहर कर देना, राइट, एकदम आपको कट कर देना, यानी कि कट ऑफ फ्रॉम द, कट ऑफ कर देना, राइट, बाहर निकाल देना। एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट, और उनके साथ में क्या करना, भेदभाव करना। जब किसी पर्टिकुलर कास्ट को हम समाज से अलग रखते हैं, हायरार्की लेवल में एकदम अलग रखते हैं, उनके लिए नियम अलग बना के रखे हैं, बाकियों के लिए नियम अलग, तो इसे एक्सक्लूशन कहते हैं और डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका कास्ट सिस्टम, ओके। नाउ दे वर सब्जेक्टेड टू व्हाट, जब भी इस तरह का कास्ट बेस्ड सिस्टम होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, दे आर सब्जेक्टेड टू इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी, जहां मनुष्य को टच करना नहीं मांगता है। अगर मान लो कि पुराने टाइम पे आजादी के पहले, राइट, भारत की आजादी के पहले जो सिस्टम था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, वो बहुत ज्यादा विजिबल था, वो पूरी तरह से विजिबल था, जहां एक कम्युनिटी के लोगों को हमने कास्ट हायरार्की पे लोअर लेवल में डाल करके रख दिया था। जैसे आपने ऑलरेडी जो है हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, दैट इज योर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। तो शूद्रास को अनटचेबल ग्रुप में डाल दिया, इनका छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, इनका बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, इनको हम अपने साइड से हम अपने साथ रख नहीं सकते हैं, राइट। तो उनको हम अपने साथ नहीं रख, इन्होंने अगर छू दिया तो हम खाएंगे तो हम अपवित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज द प्रैक्टिस, एक इनह्यूमन प्रैक्टिस। तो आपने जूनियर क्लासेस में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी पढ़ी होगी, और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने बताया कि एक बच्चा किस तरह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता है। उस एज में होता है जब उसको पता ही नहीं होता कि ये कास्ट है क्या, उसकी गलती क्या है। उसे स्कूल के टीचर्स, स्कूल का हेडमास्टर पूरी स्कूल की खिड़की की सफाई करवा रहा है, प्लेग्राउंड की सफाई करवा रहा है, एक छोटा सा बच्चा, जिसे ये पता ही नहीं है कि आखिर उससे ये क्यों कराया जा रहा है। वो तो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है, तो उसे ये पता ही नहीं है कि क्यों उसके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं पता था कास्ट क्या है, ये क्या वो क्या है। और ऐसे कंडीशन में हम उनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है, और ना वो खुद रेस्पॉन्सिबल है उस कास्ट बेस्ड सिस्टम के लिए, ना ही उसने खुद चूज किया उस कास्ट में रहना। तो आखिर उस बच्चे को इस तरह क्यों सजा, क्यों उसको ऐसी गलती की सजा जो उसने किया ही नहीं है। तो आखिर इन सजाओं को हम इनह्यूमन प्रैक्टिस ही तो कहेंगे, जहाँ पर मनुष्य के अंदर मनुष्य के प्रति प्रेम की भावना खत्म हो जाती है,
और धर्म और जाति के नाम पर हम उनको अपने समाज से, अपने आप से, अपने ग्रुप से अलग करना शुरू करते हैं। और इस तरह की प्रैक्टिस जब की जाती है तब उसे इनह्यूमन प्रैक्टिस कहा जाता है। ओके, और इसी को कहते हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। नाउ लीडर्स हु वर्क टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटीज आर एब्सेंट। तो वो लीडर्स जिन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज को लेकर प्रोटेस्ट किया और उस पर काम किया, तो उनमें कौन है? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर एंड रामास्वामी नेकर, पेरियर के नाम से जिन्हें जाना जाता है। तो ये वो लीडर्स है जिन्होंने इस तरह के कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का प्रोटेस्ट किया। अगेंस्ट थे ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को के खिलाफ थे ये उनके, और ये चाहते थे इंडियन सोसाइटी से ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से खत्म हो जाए, because caste based discrimination is the biggest hindrances in the way of the development of the nation, right? Now what we are going to discuss, that the old notion of idea of caste hierarchy breaking down. The old notion idea of caste hierarchy का क्या मतलब है? Old notion idea of caste hierarchy का मतलब वो सिस्टम जहां हम अपर कास्ट को बेस्ट और लोअर कास्ट को वर्स्ट ऑफ में देखा करते हैं, ठीक है? तो अब ऐसे कंडीशन में जो अपर कास्ट जो है वो पहले अपने आप को हर चीज में अच्छा मानता था, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए परमिशन था, वो सारा काम कर सकते थे जो वो चाहते थे। लेकिन लोअर कास्ट के बच्चे ना पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, ना किसी मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर सकते थे अगर वो किसी भगवान की पूजा करना चाहते। कई सारे प्रॉब्लम्स थे, ना उनको साथ में बैठने दिया जाएगा, ना उनका छुआ कोई खाते थे, ना उनका छुआ कोई पकड़ते थे, कुछ भी नहीं था। तो अब ऐसे कंडीशन में जो है ये जो सिस्टम था ये बहुत ही इतना बेकार था जिसमें हम मनुष्य के साथ में भेदभाव किया करते थे, ओनली इन द नेम ऑफ द कास्ट, राइट? तो अब ये जो पुराना वाला कास्ट सिस्टम है ये धीरे धीरे टूटने लगा, अब ये ब्रेकिंग डाउन होने लगा। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है हमारे लीडर्स। हमारे लीडर्स ने इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले किया। उन्होंने डिमांड किया कि आजाद भारत में इस तरह का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, और इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लोगों को फंडामेंटल राइट में सबसे बेसिक फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी दिया है। ओके, इसके अलावा आने वाले सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस जैसे कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ लोगों की व्यूज बदलने लग गए, राइट? जिसकी वजह से समय के साथ ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये कम होता गया। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन। कैसा अर्बनाइजेशन? लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? अर्बनाइजेशन का मतलब है दैट इज शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन। शिफ्ट ऑफ व्हाट? शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का शिफ्ट किसमें? पॉपुलेशन का शिफ्ट हो रहा है रूरल एरियाज टू अर्बन, रूरल टू अर्बन, राइट? पॉपुलेशन का शिफ्ट रूरल टू अर्बन। ज्यादा से ज्यादा लोग अब गांव को छोड़कर वो शहर में बसने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? दैट इज ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा होना, राइट? जैसे जैसे लोग पढ़ने लिखने लग गए उन्हें समाज में ये समझ में आने लग गया कि इंडियन सोसाइटी पे सबसे बड़ा श्राप क्या है? ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसे खत्म करना बहुत जरूरी है, और कई लोगों ने अपनी समझदारी के साथ इस सिस्टम को खत्म करने में बहुत ही अहम और वाइटल रोल प्ले किया। इसके बाद आते हैं ऑक्युपेशनल मोबिलिटी। अब ये ऑक्युपेशनल मोबिलिटी क्या है? तो ऑक्युपेशनल मोबिलिटी का मतलब है शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर ऑक्युपेशन। शिफ्ट फ्रॉम वन टू अनदर ऑक्युपेशन। पहले क्या था कि सभी को हायरार्की बेसिस पे और उनके हेरिडिटरी बेसिस पर ऑक्युपेशन फिक्स था, क्योंकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था। अपर कास्ट जो है वो अपर कास्ट वाला ही काम करेंगे, लोअर कास्ट के लोग लोअर कास्ट वाला काम करेंगे। उनके लिए जो कास्ट फिक्स कर दिया, उनके पिता जो काम करते थे वही काम बच्चों को करना है, राइट? लेकिन अब
ऐसा नहीं रहा। अब जो है धीरे धीरे न्यू जनरेशन ने नए ऑक्यूपेशंस को अडॉप्ट करना शुरू किया। अब ये ऑक्यूपेशन जो है ना एक पर्टिकुलर दायरे में फिक्स नहीं है। अब जो जिस फील्ड में बेस्ट है वो उस फील्ड में आगे बढ़ता चला जाएगा। और जब ऐसा होने लग गया तो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट होना शुरू हो गया। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट? द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंडलॉर्ड्स का पोजीशन जो है विलेजेस में क्या होने लगा? लैंडलॉर्ड्स का पोजीशन विलेजेस में कम होने लगा, उनका पोजीशन डाउन होने लगा। And all these things plays a very vital role in the breaking of the caste hierarchy. ये caste hierarchy मतलब एक ऐसा सीढ़ीनुमा सिस्टम जिसमें हमने कास्ट को बांट रखा है कि कोई सबसे ऊपर है और कोई सबसे नीचे है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आजादी के टाइम की भारत और आज के टाइम की भारत, तो बच्चों इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो भारत जहाँ हमने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा, लोगों के मन में अपने ही साथ रहने वाले लोगों के प्रति नफरत देखा, अब वो भारत बहुत ज्यादा बदल चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत बदल जाने का मतलब ये कास्ट बेस्ड सिस्टम खत्म हो गया? तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि लोग आज भी सेम कास्ट में शादी करते हैं। लोगों का ये मानना है, कई सारे अर्बन एरियाज में भी अगर आप मैट्रिमोनियल साइट्स में जाकर के देखो, पर्टिकुलर कास्ट का लड़का है, पर्टिकुलर कास्ट की ही लड़की चाहिए, राइट? वो आज भी इस कास्ट सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। लेकिन हाँ, अनटचेबिलिटी, राइट, अनटचेबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी है। और अगर कहीं प्रैक्टिस की जाती है तो गवर्नमेंट उस पर यानी कि पुलिस उस पर पनिशमेंट जरूर देती है अगर इस तरह का कोई भेदभाव किया जाता है। लेकिन अब पहले जैसी कंडीशन भारत में नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की जो आज के टाइम पर खत्म हो चुका है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि उसके पीछे रीजन क्या है। एक बार रीजन को फिर से ध्यान से पढ़िए। दैट इज ड्यू टू द एफर्ट ऑफ आवर लीडर्स एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्टली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। अब ये सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस क्या क्या है? दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन कम या ज्यादा, तो आज के टाइम पे लोग गांव को छोड़कर शहर में ज्यादा जाकर बसते हैं। अब वो जाति और धर्म का नाम का वहाँ मिटाने लग गए क्योंकि उनको रहना तो साथ में। अगर इस तरह का भेदभाव करेंगे तो रहेंगे कैसे, राइट? ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, यानी कि जब पढ़े लिखे लोग होंगे तो समझदारी भी बढ़ेगी। ऑक्युपेशनल मोबिलिटी, अब कोई ऑक्युपेशन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए फिक्स नहीं रह गया है, लोग अपने हिसाब से अपना ऑक्युपेशन चूज करते हैं। Next, weakening of the position of what? Weakening of the position of the landlords in the villages. Okay. Now, the next point. Next point is what? Next point is about the constitution. कि हमारा constitution caste based discrimination को लेकर क्या कहता है? तो our constitution saying that it is prohibited. ये जो caste based discrimination है ना बच्चों, इसे prohibit करना है, इसे रोकना है, इसको खत्म करना है, ठीक है? एंड give God, give the equality of opportunities everyone, और ऐसा फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज बनाना है जिससे कास्ट बेस्ड सिस्टम की जो भी इनजस्टिस थी हमारी सोसाइटी पे उसे खत्म करना है। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 17 दैट डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, क्योंकि अगर कास्ट बेस्ड डिवीजन को खत्म करना है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है, तो सबसे पहले तो अनटचेबिलिटी को लीगली खत्म करना पड़ेगा, राइट? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मेंशन किया गया है। ओके, नाउ कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? कास्ट एंड पॉलिटिक्स के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे various forms that caste can take in politics, यानी कि पॉलिटिक्स में कास्ट कौन सा अलग अलग रूप अपनाता है। या तो फिर हम पढ़ेंगे about how caste influences politics, कि भाई कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स को कई तरह से इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 1 इज व्हाट? कास्ट बेस्ड कैंडिडेट। तो कास्ट बेस्ड कैंडिडेट का सिलेक्शन करना,
अब ये कास्ट बेस्ड कैंडिडेट का सिलेक्शन क्यों करना? क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है तो पॉलिटिकल पार्टी इस चीज पर ध्यान देती है कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से कास्ट का है। तो जिस कास्ट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो उनको ऐसा लगता है कि अगर कैंडिडेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलोंग फ्रॉम दैट कास्ट तो उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगी, यानी दिस इज द पार्ट ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स, राइट। तो इसलिए वो कास्ट बेस्ड कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट। अब कास्ट सेंटिमेंट को अपील करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अपील टू कास्ट सेंटिमेंट? कास्ट सेंटिमेंट का अपील का मतलब ये होता है कि आपको जो प्रॉब्लम है उसे हम ही समझा सकते हैं, हम ही सॉल्व कर सकते हैं और उनको उनके प्रॉब्लम दिखाकर उनका सपोर्ट अपने तरफ जनरेट करना, यानी उनके सेंटिमेंट्स के साथ में मेनली खेलना, राइट। तो कास्ट का जब ये प्रॉब्लम जो सामने रखा जाता है पॉलिटिकल बैकग्राउंड में, तो कास्ट क्या होता है, एक्चुअली कास्ट यही प्रॉब्लम पॉलिटिक्स को एक्चुअली अफेक्ट करने लगते हैं और जिसका फायदा पॉलिटिक्स उठाना शुरू करता है, राइट। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट इन इलेक्शन में वो क्या कोशिश करते हैं, मेक अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट, एंड सम पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये कोशिश करती है कि पर्टिकुलर कास्ट का फेवर वो ले पाए। एंड नेक्स्ट वन इज वन, तो सेकंड हो गया अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट। थर्ड इज वन, थर्ड इज इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जितने भी एडल्ट अबव 18 इयर्स है having the right to vote, they all are having the right to vote without any discrimination on any ground. And the next meaning of this is that one person one vote value, one person one vote value है। अब one person one vote value से कास्ट पॉलिटिक्स का क्या लेना देना? तो इसका लेना देना है एक्चुअली हमारे पॉपुलेशन का लगभग 2/3 पॉपुलेशन जो है वो आपका एससी, एसटीज एंड ओबीसीज का है। अब जब हमें यहाँ रूल करना है, हमें गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, तो इस 2/3 पॉपुलेशन का सपोर्ट हम बिना लिए बन जाएंगे? गवर्नमेंट बना पाएंगे? नहीं बना सकते ना। तो ऐसी कंडीशन में उस हर एक कास्ट के हर एक व्यक्ति का वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो है इम्पैक्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। सो दीज 3 different points which is associated with what, how caste influences politics, कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, उनका कंपोजिशन, उनकी सेंटीमेंट, उनका प्रॉब्लम, ये सब कुछ पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो अब क्या लगता है आपको that the focus on caste in politics क्या जो है वही जो है खाली आपको इलेक्शन में जीत हासिल करवा सकती है, यानी हम खाली कास्ट पर फोकस कर लेने से हम जीत गए और हमें किसी चीज पर फोकस करने की जरूरत नहीं है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। that the focus on caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. So do you think that elections fully based on caste? क्या आपको लगता है इलेक्शन पूरी तरह से कास्ट पर बेस्ड है? तो ऐसा नहीं। नो सिंगल कास्ट डोमिनेट्स वोटिंग, कोई सिंगल कास्ट कभी भी पॉलिटिक्स को डोमिनेट नहीं कर सकती है, वोटिंग को डोमिनेट नहीं कर सकती है, बिकॉज एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट, क्योंकि एक कास्ट में जो लोग है ना वो तो अब दूसरे को भी सपोर्ट कर सकते हैं। क्या लगता है कि खाली एक कास्ट का सपोर्ट एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को हो जाएगा? नहीं, बल्कि वो अपने आप में भी कई बार इन पॉइंट्स पे डिवाइडेड होते हैं और एक ही कास्ट के लोग कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज को अपना सपोर्ट देते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी कई सारे कास्ट का सपोर्ट लेना जरूरी होता है, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट, दैट नो पार्टी कमांड्स टोटल कास्ट लॉयल्टी। कोई भी पार्टी जो है पूरी तरह से एक कास्ट की लॉयल्टी पर बेस नहीं हो सकती है, राइट। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से किसी एक कास्ट के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से किसी एक कास्ट के सपोर्ट पर बेस नहीं हो सकती है, ना ही ये सोच सकती है
कि वो कास्ट पूरी तरह से मेरे लिए लॉयल है। ओके, नाउ मल्टीपल कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। अब इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है कि खास करके पॉलिटिकल पार्टीज किस पर ध्यान देती है? पॉलिटिकल पार्टीज ध्यान देती है कि ये जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें ए कास्ट के लोग बहुत ज्यादा है, यानी ए कास्ट मेजोरिटी में है। ठीक है, ए कास्ट मेजोरिटी में है तो उनमें से कई हर पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा लगता है कि जब ए कास्ट मेजोरिटी में है तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं अधिकतर क्या करते हैं, उसी ए कास्ट के ही मेंबर्स को क्या करते हैं, इलेक्शन के लिए खड़ा कर देते हैं। अब जब एक ही कास्ट के कई सारे मल्टीपल मेंबर्स इलेक्शन के लिए खड़े हो गए तो कुछ ऐसी भी तो कास्ट होंगे वहां पर सी या डी जो कि एकदम माइनर कास्ट होंगे। अब जब ये माइनर कास्ट होंगे तो हमने देखा मेजोरिटी कास्ट का तो मेंबर आ गया, माइनर कास्ट का तो एक भी मेंबर नहीं आया। तो अब ऐसे में क्या लगता है आपको, मेजोरिटी को कोई सपोर्ट मिलेगा? ऐसा भी नहीं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। यहाँ पर कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब सेम मेजोरिटी वाला कास्ट जो है अब उनके तो 1 2 3 4 5 मेंबर्स हो गए, 5% कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम द सेम कास्ट। अब यहाँ पर वोट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इन 5 कैंडिडेट। और वहीं पर एक ऐसा भी देखने के लिए मिल रहा है, कुछ ऐसे भी कम्युनिटीज है, कुछ ऐसे भी कास्ट के लोग हैं जिनके कोई मेंबर ही नहीं है, राइट। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट भी आकर के खड़ा हो जाता है कई बार। नेक्स्ट इज अबाउट व्हाट? नेक्स्ट इज अबाउट फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ इनकम्बेंट। तो कई बार हमने ये भी देखा है कि एक व्यक्ति जो है वो एमपी बना हुआ है, सिटिंग एमपी। सिटिंग एमपी का मतलब करंट, राइट। सिटिंग एमपी है या तो फिर सिटिंग एमएलए है, यानी कि करंट एमएलए है। और नेक्स्ट इलेक्शन जब हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 2019 में जो है सिटिंग एमपी बना, किसी भी एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो एमएलए बना या एमपी बना। अब 2024 में देख रहे हैं वो इलेक्शन लॉस कर गया, वो इलेक्शन लॉस कर गया। तो हम ये भी देखते हैं कि खाली पर्टिकुलर एक कास्ट पर खाली फोकस करके रखने से इलेक्शन कभी नहीं जीती जाती है, बल्कि इलेक्शन जीतने के लिए खाली कास्ट को नहीं बल्कि कई सारे मुद्दों को हमें फोकस में लाना पड़ेगा। तो कास्ट जो है खाली वो एक इलेक्शन को कंडक्ट करने में अकेले हेल्प नहीं करती है, यानी इलेक्शंस आर नॉट सोली बेस्ड ऑन कास्ट, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब ये पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या है? तो क्या आपको लगता है कास्ट ओनली इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, राइट? क्या खाली कास्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है? तो ऐसा नहीं है। इट इज नॉट पॉलिटिक्स, इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट से इन्फ्लुएंस होता है। इट इज द कास्ट दैट आल्सो गेट पॉलिटिसाइज्ड, एक्चुअली कास्ट पॉलिटिसाइज्ड भी है। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? सो द मीनिंग ऑफ दिस इज दैट हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस कास्ट, किस तरह से पॉलिटिक्स कास्ट को इन्फ्लुएंस करता है। अब तक हमने देखा कैसे पॉलिटिक्स कास्ट से इन्फ्लुएंस होता है और पॉलिटिकल पार्टी अपने डिसीजंस लेना शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट को इन्फ्लुएंस करता है और कास्ट पॉलिटिक्स का फायदा उठाना चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहले कास्ट क्या करता है? कास्ट एक्सपेंड टू इंक्लूजन। तो कई सारे कास्ट जो है जिनको जो पहले ये मानते हैं कि उनके अंदर भी सब ग्रुप है, जैसे कि मान लो ए कास्ट है, ए कास्ट का अपना एक्स वाई जेड जो भी है ये उनका सब कास्ट है। पहले ये कास्ट इन एक्स वाई जेड में अपने आप को सुपीरियर मानता था और इसलिए इनको इंफीरियर क्वालिटी में रखा था, इंफीरियर कैटेगरी में रखा था। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है, जब पॉलिटिकल सिस्टम का फायदा उठाना चाहते हैं, तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने इन सारी जो कास्ट आइडेंटिटीज है इन सबको खत्म करना शुरू किया और सबको अपने आप में शामिल करना शुरू किया, सबको ए में अपने आप में शामिल कर दिया। अब इस तरह से जो कास्ट जो पहले कम मेंबर्स थे अब उस कास्ट में कई सारे मेंबर्स आ गए। नेक्स्ट क्या है? कोएलिशन अमंग कास्ट। तो अभी हमने देखा कि एक कास्ट जिसके अंदर सब कास्ट है
वो सब कास्ट पहले वो अलग करके रखा था, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम का फायदा उठाने के लिए और पॉलिटिक्स का फायदा उठाने के लिए इन्होंने क्या किया, वो सारे सब कास्ट को अपने अंदर में शामिल कर दिया। अब इनका ग्रुप बड़ा हो गया, ग्रुप बड़ा होगा तभी तो अपनी डिमांड को रेस कर सकेंगे, तभी तो ज्यादा लोगों का सपोर्ट होगा, नहीं तो ज्यादा लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, इसलिए इन्होंने सब कास्ट का इंक्लूजन कर लिया। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, कोalition। कोalition अमंग कास्ट। तो आपने पॉलिटिकल पार्टीज का कोalition तो सुना है और पढ़ा है। पॉलिटिकल पार्टीज का कोalition कब होता है, जब वो पावर को शेयर करना चाहते हैं, when they actually form to government, right? When they want to form the government and they are in minority, at that time they need the support of the other political parties, and you know that वो other political parties having the different ideology, having the different aims and program, but still they all are coming together for what purpose? For forming the government at the same time. In the same way क्या होता है कि जो कास्ट का कोalition होता है, ये भी एक साथ इसलिए आते हैं, अलग अलग कास्ट जो है, इसमें हमने देखा, पहले वाले में देखा सेम कास्ट है, लेकिन अब इसमें अलग अलग कास्ट मिलकर के एक कास्ट का कोalition बनाते हैं और उनकी जो सिमिलर प्रॉब्लम्स है उनको वो पॉलिटिकल फील्ड में फेस बोलना शुरू करते हैं, प्रेजेंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट emergence of new caste categories। अब आगे चल करके पॉलिटिक्स में आप ये भी देखोगे कि कई सारी न्यू कास्ट कैटेगरीज आती हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपने आप को देखा कि अरे हम तो बहुत माइनर है, हम पीछे बैकग्राउंड में, हम तो सामने आ ही नहीं पा रहे, हमारी बात को कोई सुन ही नहीं रहा। तब एक नए तरह से वो अपनी नई कैटेगरीज को लेकर के आए और इनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओबीसीज। ओबीसीज की रिजर्वेशन को लेकर के 1989 में मंडल कमीशन आया था। इसके अलावा बार कई सारे कम्युनिटीज जो है, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट के कई सारे ग्रुप के लोग जो है वो अपनी बातों को पॉलिटिकल फील्ड में लेकर के आते हैं, स्ट्राइक्स करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि उनका जो कास्ट है या उनकी जो कम्युनिटीज है वो एससी लिस्ट में शामिल नहीं है या फिर एसटी लिस्ट में शामिल नहीं है, और इस तरह से वो अपनी बातों को पॉलिटिकल फील्ड में लेकर के आते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज कास्ट मल्टीपल रोल्स इन पॉलिटिक्स। तो कास्ट सिंगल नहीं, कास्ट कई सारे रोल्स जो है वो पॉलिटिक्स में प्ले करता है। नेक्स्ट, कास्ट प्लेज मल्टीपल रोल इन पॉलिटिक्स। तो अगर हम कास्ट के बारे में देखें कि कास्ट मल्टीपल रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में, तो आखिर ये मल्टीपल रोल कैसे पॉलिटिक्स में प्ले करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ये अपने कास्ट डिफरेंसेस का एक्सप्रेशन पॉलिटिक्स में लेकर के आते हैं, और जब भी कास्ट डिफरेंसेस का एक्सप्रेशन पॉलिटिक्स में लेकर के आते हैं और बताते हैं कि कई सारे कास्ट ऐसे हैं आज भी वो डिसएडवांटेज पोजीशन पे है, आज भी वो डिसएडवांटेज पोजीशन पे है, तो ऐसे में इन कास्ट ग्रुप को जो है पॉलिटिकल अटेंशन मिलता है, और जब इनको पॉलिटिकल अटेंशन मिलता है तो इनकी प्रॉब्लम्स जब मेन फ्रेम पॉलिटिक्स में आती है तो ऑब्वियसली उस पर कुछ सुधार भी होता है। यानी जब कास्ट डिफरेंसेस और डिसएडवांटेज सेक्शन की बातें सामने आती है तो इससे हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है, इससे हमें पॉजिटिव बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसके अलावा कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अब ये नेगेटिव प्रॉब्लम्स कब आते हैं, जब हम एक्सक्लूशन अटेंशन देते हैं, जब हम एक्सक्लूड कर देते हैं, जब इनको सोसाइटी से एक्सक्लूड करते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से एक्सक्लूड कर देते हैं, देन तब क्या होता है, जब हम इनकी बातों को अनसुना कर देते हैं तब हम ऐसा पाते हैं इससे नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। और जब भी ये नेगेटिव रिजल्ट ड्यू टू एक्सक्लूशन आता है, these negative results are actually not good and healthy for society। अगर हम बात करें नेगेटिव रिजल्ट की, तो कम्युनल पॉलिटिक्स में भी हमने नेगेटिव पॉइंट देखा और हमने कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी में भी नेगेटिव पॉइंट देखा। तो अगर हम उनको शामिल करते हैं तो पॉजिटिव है, और अगर हम उनको शामिल नहीं करते हैं, उनकी बातों को अनसुना करते हैं, तो कई बार ये नेगेटिव पॉलिटिक्स में आता है रोल, और जिससे हमारा रेगुलर फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। So this is all about what? This is all about the caste-based inequality and caste and politics। की caste and politics के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमने पूरी तरह से आज डिस्कस किया इस चैप्टर को डिटेल में कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स की क्या रिलेशन है। तो जेंडर एंड पॉलिटिक्स की रिलेशन को जब भी हम स्टडी करते हैं, देखते हैं उसका पॉजिटिव आउटकम आता है,
कि एक ग्रुप, एक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो समाज में एकदम पिछड़ा है, जो पब्लिक लाइफ में आ ही नहीं रहा, अब वो पब्लिक लाइफ में आना शुरू करते और इससे हमारे देश को भी बेनिफिट होता है, सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है। तो वहीं दूसरी तरफ रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बीच में हम पॉजिटिव रिलेशंस कम देखते हैं, नेगेटिव रिलेशंस बहुत ज्यादा देखते हैं, जहाँ हम हमेशा देखते हैं कि मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी को टारगेट करता है। और कास्ट बेस्ड सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने के लिए मिलता है, राइट। तो ये थे आपका रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर वाली टॉपिक। तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया बच्चों। कि आई होप कि अब आपको ये टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा, आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर कंप्लीट कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, किसी एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे वहां। तब तक आप सभी को नमस्कार एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।